बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एंड फैमिली ऑफ कर्व्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट होते हैं जिसकी वैल्यू पहले से फिक्स्ड नहीं होती और जिनकी वैल्यू हम फ्रीली चूज़ कर सकते हैं जब तक कि क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक कंडीशन ना दी गई हो। ठीक है, यानी कि हम इनमें जैसे यहाँ पर ए बी सी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं तो उनकी जगह पर कोई भी वैल्यू 1 2 3 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन दी गई हो तो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन फिर हमें वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। जैसे हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एम और सी जो है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। जैसे अगर हम m की वैल्यू 1 ले लें और c की वैल्यू 2 ले लें तो हमारे पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। फिर अगर हम m की वैल्यू 2 ले लें और c की वैल्यू 3 ले लें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की डिफरेंट वैल्यूज से हमें डिफरेंट इक्वेशंस मिल सकती हैं, या समझ लें डिफरेंट लाइंस मिल सकती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कर्व्स के बारे में बताती हूँ। देखिए, अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो, चाहे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, आप जब इनके ग्राफ बनाएंगे, अगर आप इस तरह इक्वेशन ऑफ लाइन का ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास कोई पैराबोला शेप में ग्राफ आएगा। तो चाहे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आए, चाहे पैराबोला शेप में ग्राफ आए, आप इनको ओवरऑल कर्व के नाम से पुकार सकते हैं। बस आप समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स में और ख़ास तौर पर कैलकुलस में, ठीक है, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कैलकुलस ही पढ़ रहे हैं ना। तो कैलकुलस में जब भी हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, चाहे वो लीनियर फंक्शन हो चाहे वो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, तो उसको ओवरऑल हम कर्व का नाम देते हैं। अब फैमिली ऑफ कर्व समझाने के लिए मैं आपको ये सिंपल सी एग्जांपल दूंगी। जैसे ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम m को फिक्स कर लेते हैं, हम m की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी y x प्लस सी। अब इस इक्वेशन में c जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब अगर c की मैं डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करूं, c की वैल्यू 0 पुट करूं तो मेरे पास इस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी। अब इसका मैं अगर ग्राफ बनाती हूँ तो ये वाला जो ग्राफ है ये सेंटर में से पास करेगा, यानी कि ये ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा और वो सेंटर में से पास करेगा। इसी तरह से सी की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मेरे पास डिफरेंट इक्वेशंस आती जाएंगी और इनके जब मैं ग्राफ बनाऊंगी तो इस तरह से मेरे पास डिफरेंट लाइंस आएंगी जो आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि इन तमाम लाइंस का जो स्लोप है, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, इन तमाम लाइंस में m की वैल्यू 1 है, यानी कि इन तमाम लाइंस का स्लोप एक जैसा स्लोप है। इस वजह से ये तमाम लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो फिर हम कहेंगे y x प्लस सी एक रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन है, क्योंकि उसमें हमने m को फिक्स कर दिया है, उसकी वैल्यू 1 रख ली है, जिसकी वजह से हमें पर्टिकुलर फैमिली ऑफ लाइंस यानी कि एक छोटी फैमिली ऑफ लाइंस मिलती हैं जिसमें तमाम लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और ये तमाम लाइंस हमें क्यों मिली, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, वो c था। उसको हमने डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ पुट करके डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन बनाते गए और उसकी वजह से हमें डिफरेंट पैरेलल लाइंस मिलती गई। तो इसका मतलब है ये जो रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन है इसमें हम सिर्फ c को चेंज कर सकते हैं और c को चेंज करने से सिर्फ हमें एक छोटी फैमिली ऑफ लाइंस मिलेंगी जो तमाम की तमाम आपस में पैरेलल होंगी। जबकि ये जो जनरल इक्वेशन है ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी फैमिली ऑफ लाइंस यानी कि ह्यूज फैमिली ऑफ लाइंस, जिसको हम ब्रॉड फैमिली ऑफ लाइंस कहते हैं, उसको शो करती है। इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं अगर हम c को फिक्स कर दें, यानी कि इसको फिक्स कर दें और m को चेंज करते जाएं, तो फिर हमारे पास किस तरह के ग्राफ आएंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं c को फिक्स कर दूं, यानी कि अगर मैं c की वैल्यू 0 रख लूं तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ जाती है। अब मैं m की डिफरेंट वैल्यूज़ रखती जाऊंगी, यानी कि अब मेरे पास m जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अब मैं अगर इस इक्वेशन में m की वैल्यू मैं अगर 1 रखूँ या m की वैल्यू 2 रखूँ 3 रखूँ, यानी कि जितनी भी मेरे पास इक्वेशन आएंगी उनके जब मैं ग्राफ बनाऊंगी वो तमाम की तमाम लाइंस
ओरिजिन में से पास करेंगी यानी कि सेंटर में से पास करेंगी। तो फिर हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स इस जनरल इक्वेशन की रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है। और ये रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म क्यों है? क्योंकि हमने जनरल इक्वेशन में c को फिक्स कर दिया था, उसकी वैल्यू 0 रख ली थी। अब y इक्वल टू एम एक्स में हमारे पास सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचा था m। जब हमने m की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास डिफरेंट लाइंस आई जो कि तमाम की तमाम सेंटर यानी कि ओरिजिन में से पास कर रही थी। तो इसका मतलब है जब हमने जनरल इक्वेशन में c को 0 पुट किया तो हमारे पास ये वाली रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म आई। और ये रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म एक दूसरी तरह की छोटी फैमिली ऑफ लाइंस को शो कर रही है जो कि सेंटर में से पास कर रही हैं। तो आप m की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएं, आपके पास डिफरेंट लाइंस आती जाएंगी लेकिन तमाम की तमाम ओरिजिन में से पास करती जाएंगी, लेकिन फिर भी होगी ये पर्टिकुलर छोटी फैमिली ऑफ लाइंस, यानी कि ये जनरल फैमिली के इक्वल कभी भी नहीं हो सकती, ये उसका छोटा सा एक हिस्सा होगी। अब अगर हम m और c दोनों को साइमल्टेनियसली चेंज करें यानी कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप भी चेंज करें, इसके अलावा c को भी चेंज करते जाएं यानी कि y इंटरसेप्ट को भी चेंज करते जाएं, तो फिर समझ लीजिए m को चेंज करने से हम डिफरेंट स्लोप्स वाली लाइन और c को चेंज करने से हम डिफरेंट y इंटरसेप्ट वाली लाइन लेते जाएंगे, इनके हमारे पास फैमिली ऑफ लाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर समझ लीजिए कि हम डिफरेंट स्लोप्स वाली लाइंस ले रहे हैं क्योंकि m जो है वो चेंज हो रहा है, फिर डिफरेंट y इंटरसेप्ट्स वाली लाइन ले रहे हैं क्योंकि c भी चेंज हो रहा है। फिर हम इसे कह सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रिप्रेजेंट्स ए ब्रॉड फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि इसमें इस वक्त दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं और किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हमने फिक्स नहीं किया। इसी कॉन्सेप्ट को आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 से शो किया है। एग्जाम्पल में कहा है कि शो करें कि ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। अब क्योंकि हमें ये इक्वेशन दी गई है तो सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2x आएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2y फिर साथ dy बाई डी एक्स भी आएगा, c का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा। अब कुछ बच्चे खामखा कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि 2x के साथ आपने इस तरह से dx बाई डी एक्स क्यों नहीं लिखा, तो अगर मैं लिख भी लूँ तो ऑब्वियसली ये कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम y का डेरिवेटिव लेंगे तो फिर साथ dy बाई डी एक्स लिखेंगे क्योंकि ये कट डाउन नहीं होता। दोनों में से 2 को कॉमन लें तो हमारे पास इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन आती है जो कि एक्चुअली ये वही वाली है। तो इससे साबित हो गया कि ये वाली जो इक्वेशन है ये इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। तो चाहे आप इस तरह से कर लें जैसे आप करना चाहें, या फिर आप एक्सरसाइज 4.1 में जिस तरह आपने किया है तो आप dy बाई डी एक्स को अलहदा कर लीजिए और दूसरी तरफ इसको x को ले जाएं, फिर उस y से डिवाइड कर दें। तो अब आप इस वाली वैल्यू को इस फंक्शन में पुट कर लें तो y तो एज इट इज़ आएगा, dy बाई डी एक्स की जगह पे आप ये वैल्यू लिखेंगे माइनस एक्स बाई वाई और प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली तब भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। यानी कि आप इस प्रोसेस से भी ये प्रूव कर सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। यानी कि इस प्रोसेस से, क्योंकि आपने एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन किए हैं, इस वजह से मैंने आपको ये प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। अब क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसमें c जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर हम c की डिफरेंट वैल्यूज़ लें जैसे कि आपकी बुक में भी एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया है, जैसे अगर c की वैल्यू 1 लें, 4 लें या 9 लें, जिनको हम 1, 2 स्क्वायर या 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमारे पास इस तरह से डिफरेंट इक्वेशंस आ जाती हैं। उनके अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमारे पास डिफरेंट फैमिलीज़ ऑफ सर्कल्स आ जाती हैं जिनका सेंटर जो है, यानी कि इन तमाम सर्कल्स का सेंटर जो है ये ओरिजिन ही है। ठीक है, तो एक्चुअली जो बुक में थोड़ा सा डिफरेंट किया है, यहाँ पे अगर मैं c को इस तरह से लिखूँ c अंडर रूट होल स्क्वायर, तो एक्चुअली ये c के इक्वल ही होता है, ऐसा कट जाएगा और ये c के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो c अंडर रूट है ये r के इक्वल है, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है। एक्चुअली जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है ना वो इस तरह से होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो r इसमें रेडियस होता है, लेकिन हमारे पास क्योंकि उन्होंने c दिया है तो मैंने उसको इस तरह से स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया है या कन्वर्ट कर दिया है। तो इसमें डिफरेंट रेडियस हैं जैसे 1, 2, 3।
तो उन रेडियस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास सर्कल बनेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी जो है ये फैमिली ऑफ सर्कल्स को शो करता है। तो यही चीज़ उन्होंने आपकी बुक में एक्सप्लेन की है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 में हमें ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी। अगर हमें इसको सॉल्व करना हो फिर हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और ओरिजिनल इक्वेशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक्चुअली ये वाली ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो हमारे पास सोल्यूशन के बाद एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। तो फिर हम सी की डिफरेंट वैल्यू से डिफरेंट इक्वेशंस बना सकते हैं। तो इसको कहेंगे जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो उनको हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू दे दी गई है, ठीक है, इस वजह से ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। एक वैल्यू से मतलब है कि हमारे पास एक ही सर्कल बनेगा जिसका जो रेडियस होगा वो 2 होगा, ठीक है। 4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। लेकिन इस इक्वेशन का मतलब है कि सी की डिफरेंट वैल्यू से हमारे पास डिफरेंट फैमिली ऑफ सर्कल्स आ सकते हैं। आई होप आपको इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लूँ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि वो रिलेशन जो हम बताते हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड टू रिमूव देम। हमारा ये रूल है कि क्वेश्चन में जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उतनी दफ़ा आपने डिफरेंशिएशन करनी है ताकि उनको रिमूव किया जा सके। लेकिन ये चीज़ क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 और पार्ट 4 में अप्लाई नहीं होती अकॉर्डिंग टू योर बुक, क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर्स दिए गए हैं उनके मुताबिक ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा। अब क्योंकि मैं आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की हेल्प से फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में बता चुकी हूँ तो ये चीज़ें समझनी आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब एक्चुअली ये दोनों फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन है। एक्चुअली हुआ क्या है, आपकी बुक में ये जो जनरल फॉर्म है इसकी रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन एज ए क्वेश्चन दी गई है। यहाँ भी ये जनरल फॉर्म है और इस फॉर्म की रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन आपकी बुक में एज ए क्वेश्चन दी गई है। और जैसे हमने इस वीडियो के स्टार्ट में डिस्कशन की है कि रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म स्मॉल फैमिली ऑफ कर्व्स को शो करती है जबकि जनरल फॉर्म एक ब्रॉड फैमिली ऑफ कर्व्स को शो करती है। ये कुछ यहाँ पर है, ये रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है, ऑब्वियसली स्मॉल फैमिली ऑफ कर्व्स को शो कर रही होगी और ये ब्रॉड फैमिली ऑफ कर्व्स को शो कर रही होगी। तो अभी मैं ये पार्ट 4 को डिस्कस करूँगी। जो चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी वही चीज़ पार्ट 2 पर भी अप्लाई हो जाएगा, यानी कि वो रूल पार्ट 2 पर भी अप्लाई हो जाएंगे। देखिए अगर हमारे पास ये जनरल फॉर्म होती, हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते तो हमारे पास ये वैल्यू आती, सेकेंड डेरिवेटिव लेते तो ये वैल्यू आती और थर्ड डेरिवेटिव लेते तो हमारे पास 0 आ जाता। और अगर हम रिवर्स प्रोसेस करते हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती तो हम देख लेते हैं ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब है कि इसकी ओरिजिनल इक्वेशन में ऑब्वियसली 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए। तो हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं और 3 टाइम्स इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता, फिर अगेन इंटीग्रेशन करते तो हमारे पास इस तरह से एक और कांस्टेंट आता और फिर थर्ड टाइम इंटीग्रेशन करते तो हमारे पास इस तरह से एक और कांस्टेंट आ जाता, यानी कि हमारे पास ये फंक्शन आया था जिसमें ऑब्वियसली 3 कांस्टेंट थे, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे। बेशक उनके नाम बी या ए की फॉर्म में हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें ओरिजिनल इक्वेशन की तरह की इक्वेशन मिल गई है जिसमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जैसे ओरिजिनल इक्वेशन में बी, ए और सी कांस्टेंट थे, उसी तरह से हमारे पास 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए। इसमें सी जो है बी को शो कर रहा है, C1 जो है वो 2A को शो कर रहा है और C2 जो है वो C को शो कर रहा है। लेकिन अगर हम बुक की तरह इस रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन का भी डेरिवेटिव लें और 3 टाइम्स डेरिवेटिव लें तो हमारे पास इस तरह थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो आ जाएगा। लेकिन जब हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो हमें फिर ये ओरिजिनल जनरल इक्वेशन मिलेगी, हमें ये रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन या रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन नहीं मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा फ्लॉ है।
तो इसका मतलब है हमें तो रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन ही नहीं मिली, तो जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन का मतलब है स्मॉल फैमिली ऑफ कर्व्स, लेकिन हमें रिवर्स प्रोसेस में वो स्मॉल फैमिली ऑफ कर्व्स वाली रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन या कोई रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन नहीं मिला, बल्कि हमें तो जनरल फंक्शन मिल गया है जो कि मैथमेटिकली भी रॉन्ग है और कॉन्सेप्चुअली भी रॉन्ग है। तो इसका साफ साफ और क्लियर मतलब ये है कि हमें जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हों, हमें उतनी ही डिफ्रेंशिएशन लेनी है, हमें ये वाली थर्ड डिफ्रेंशिएशन नहीं लेनी। ये एक रूल बना लिया कि हमने उसको नहीं लेना, क्योंकि अगर हम इसको लेंगे तो रिवर्स प्रोसेस में हमें ओरिजिनल रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन नहीं मिल पाएगी। इस वजह से हम 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन इसको फिर सॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको एक्चुअली फिर हमने सॉल्व कैसे करना है। चलें, अब ये देखिए, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, सेकेंड डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं तो हमें 2 ही डेरिवेटिव लेने चाहिए। अब यहाँ से हम b की वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास इस तरह से b की वैल्यू आ जाती है। अब इस b की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में b की जगह पर हम ये वैल्यू लिखेंगे y∼/2। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से। आप चाहें तो a को सेपरेट कर लें और चाहें तो इस तरह b रहने दे सकते हैं। मैं इस तरह ही रहने दूंगी क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में 2a है, तो मैं 2a की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दूंगी। अब इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 3 रख दिया है। अब जो ओरिजिनल आपका क्वेश्चन है ना, उसमें आपने b की वैल्यू ये वाली और 2a की वैल्यू ये वाली पुट कर देनी है। अब इस b की जगह पर मैं ये लिखूंगी y∼/2 और 2a की जगह पर मैं इसकी वैल्यू लिखूंगी। आप चाहें तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए इक्वालिटी की दोनों साइड पे हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अब ये देखिए, ये है y∼x², ये है 2 टाइम्स y∼x²। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y∼x²। अब तमाम टर्म्स को अगर हम एक साइड पर ले जाएं, ये टर्म दूसरी तरफ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। x² को पहले मैंने लिख लिया और y∼ को बाद में, और ये टर्म उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो हमने x को पहले लिख लिया और y' को मैंने बाद में लिख लिया, +2y = 0। अब जो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, इसका जब हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो हमें ऐसी ही ओरिजिनल इक्वेशन मिलेगी जिसमें सिर्फ 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही होंगे। यानी कि इसका रिवर्स प्रोसेस करने से हमें रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन ही मिलेगी, जनरल इक्वेशन नहीं मिलेगी। बाकी मैंने तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कर दी हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहते हैं बुक को फॉलो करना तो आप बुक को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसको फॉलो करें, लेकिन वैसे मैं आपको पर्सनली ये चीज़ बताऊंगी कि बुक को हम ब्लाइंडली फॉलो इसलिए करते हैं कि एग्ज़ाम्स में अक्सर जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो बुक वाले दिए जाते हैं, और आंसर्स भी समटाइम्स जो चेकर होते हैं वो बुक वाले आंसर्स को ही प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए मजबूरी में हमें बुक वाले क्वेश्चंस और बुक वाले आंसर्स को ही प्रेफरेंस देनी पड़ती है। अदरवाइज़ जो भी मैंने कॉन्सेप्ट है आपको बता दिया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका चलेगा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी, और जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में हों जो भी क्वेश्चंस आएंगे, MCQs आएंगे, वो टोटली 100% कॉन्सेप्ट बेस होंगे। उसमें उन्होंने ये नहीं पूछना कि आपकी बुक में आंसर क्या दिया गया था। जितने भी ECAT के या जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आपसे कॉन्सेप्ट ही पूछा जाएगा। उसमें कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि आपकी बुक के एंड पे आंसर किस टाइप का दिया गया था। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। वो समझ लें तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।